नमस्कार। या कुंदेंदु तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणा वरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर देवै सदा वंदिता, सा मां सपातु सरस्वती निशेष जाड्यापहा। माँ शारदी के वंदना के साथ आप सभी को बसंतोत्सव की बहुत बहुत बधाई। मैं आप सभी व्यूअर्स का इस YouTube लाइव सेशन में हार्दिक स्वागत करती हूँ। और स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप कहाँ से जुड़ रहे हैं, कहाँ से हमें देख रहे हैं। आप कमेंट सेक्शन में ये जरूर मेंशन करें, अपना नाम लिखें और अपनी जगह का नाम लिखें कि आप हमें कहाँ से देख रहे हैं। कहते हैं एक स्वस्थ शरीर में एक स्वस्थ मन निवास करता है, परंतु स्वस्थ शरीर के लिए मन का स्वस्थ होना भी बहुत आवश्यक है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। लेकिन मन तभी जीत सकता है जब स्वयं से सुदृढ़ हो, शक्तिशाली हो, पॉजिटिव हो। और मन अपने आप में सुदृढ़ और शक्तिशाली और सकारात्मक तभी हो सकता है जब हम मन को पूरी तरह खुश रखें, उसे तनाव से मुक्त रखें, उसे इधर उधर की बातों से दूर रखें। अगर मनुष्य मन से शक्तिशाली होता है तो कोई भी विजय प्राप्त कर सकता है। लेकिन अगर वर्तमान की बात करें तो कोरोना के कारण पूरे विश्व में एक संकट सा छाया हुआ है। हर व्यक्ति अपने आप में परेशान है कि आगे क्या होगा, कैसे इस स्थिति से निपटा जाए। बहुत से लोग जो मन से शक्तिशाली हैं या जो परिस्थितियों को एक्सेप्ट कर लेते हैं, उनके लिए शायद ये मुश्किल नहीं है। लेकिन जो लोग इस परिस्थिति को ऑल ऑफ अ सडन फेस कर रहे हैं, उनके लिए शायद ये थोड़ा मुश्किल हो सकता है। और उस इस पूरे परिप्रेक्ष्य में जो सबसे ज्यादा मैं कहूँगी सफर कर रहा है तो वो एक स्टूडेंट है, क्योंकि उसका ना तो अभी भविष्य बना है और ना ही अभी उसका वर्तमान सुरक्षित है। कभी वो अपने पीयर से, टीचर से, पेरेंट्स से, सबसे कहीं ना कहीं उसकी एक्सपेक्टेशन बहुत है, खुद से भी उसकी एक्सपेक्टेशन बहुत है। लेकिन कहीं ना कहीं इन सब में वो इतना मगल्ड अप हो गया है, इतना परेशान हो गया है कि ना अपनी बात कह पा रहा है, ना परिस्थितियों को एक्सेप्ट कर पा रहा है, और ना ही अपने अपने ऊपर अपनी पढ़ाई पे पूरा ध्यान दे पा रहा है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज का ये YouTube लाइव सेशन प्लान किया गया है उन स्टूडेंट्स के लिए जो कहीं ना कहीं अपने मन में अपने ही विचारों से लड़ रहे हैं, अपने ही अंतर्द्वंद में जीत नहीं पा रहे हैं। तो ये YouTube सेशन उन स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए रखा गया है जो कहीं ना कहीं अपनी बात को कहने से डर रहे हैं या उसका सॉल्यूशन चाहते हैं। तो आज हमारे साथ इस सेशन में बहुत ही बहुमुखी प्रतिभा के धनी प्रोफेसर डॉक्टर मौसम सिन्हा हमारे साथ हैं, जो कि हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, आपका बहुत बहुत इस सेशन में स्वागत करती हूं मैं। और सेशन शुरू करने से पहले पहले सिन्हा सर के व्यक्तित्व के बारे में कुछ जान लेते हैं। आप प्रोफेसर होने के साथ साथ और भी बहुत सारे टास्क करते हैं, जैसे कि आप कई विभिन्न संस्थाओं में ट्रेनर के तौर पर भी हैं, जैसे कि स्कूल्स एंड प्रिंसिपल्स में आप टीचर्स, स्कूल्स के लिए आप प्रिंसिपल और टीचर्स के लिए सीबीएसई में ट्रेनर हैं। देन यू आर द एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स में भी ट्रेनर हैं। एग्रीप्रेन्योर्स फॉर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ट्रेनर हैं। ट्रेनर फॉर पुलिस ट्रेनिंग एकेडमी, ट्रेनर फॉर रेलवे एकेडमी, ट्रेनर फॉर ऑल इंडिया रेडियो, ट्रेनर फॉर ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन एंड ट्रेनर फॉर टीचर्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ नवोदय विद्यालय। और इसके बाद भी आप बहुत सारी एक्टिविटीज करते रहते हैं, बहुत सारे अपने हॉबीज को भी फॉलो करते रहते हैं। तो आज के सेशन का पहला क्वेश्चन मैं आपसे यही पूछूंगी कि आप इतने वेरिएशन ऑफ टास्क कैसे कर लेते हैं। देखिए वर्षा जी, पहले तो मुझे इंडिकेट कीजिए कि मेरी आवाज सही आ रही है। सर, थोड़ा सा डिस्टर्ब्ड है, थोड़ा क्लियर करने की कोशिश करें। देखिए, जहां तक आपने पूछा कि ये सारी चीजें कैसे मैनेज की जाती है, क्या उसका स्रोत है, क्या जरिया है, किस तरीके से करना है, मेरा हमेशा से मानना रहा है कि अगर आप किसी भी काम में पैशन को जोड़ कर देखते हैं, पैशन को इन्वॉल्व करते हैं, पैशनेट जी। होकर किसी भी चीज को करते हैं,
तो उसके लिए वक्त अपने आप निकलता है, उसके लिए वक्त निकालना नहीं पड़ता। वक्त स्वतः पैशनेट लोगों का इंतजार करता है और अपनी बाहें फैलाकर उनका स्वागत करता है। दूसरी बात, आप कितना रुचि लेते हैं अपने कामों में, ये बहुत जरूरी है। अगर आप रुचि लेते हैं, इंटरेस्ट और पैशन, इसका कॉम्बिनेशन जो है वो आपको ड्राइव करता है बहुत सारे कामों को करने के लिए, और समय स्वतः निकल जाता है, आ जाता है उसमें। तो कुछ क्रिएटिविटी भी है, क्रिएटिविटी का भी एक मैटर है। क्रिएटिविटी की वजह से ऐसा हो पाता है, क्रिएटिव माइंड होने की वजह से। और दूसरा मैंने आपको बताया कि इंटरेस्ट और पैशन का कॉम्बिनेशन जो है फोर्स करता है कि हम आगे बढ़ चढ़ करके बहुत सारे काम। वर्षा जी सुन पा रहे हैं आप? जी सर, अब सुन पा रहे हैं। बीच में कुछ नेटवर्क इश्यू के कारण आपकी वॉइस नहीं सुनाई दी थी, लेकिन अभी तो सुन पा मेरे रही हूँ मैं ख्याल आपको। से आपने जो सवाल किया उसका उत्तर आपको मिल गया होगा और सारे व्यूअर्स को मिल जी गया सर। होगा। जी जी आपके एंड पे कुछ कनेक्टिविटी इशू है? माफी चाहूंगी, शायद कुछ कनेक्टिविटी इशू है जिससे मेरी बात नहीं पहुंच पा रही है। जी, मैं अगला सवाल मैं आपसे ये करना चाहूंगी कि एक स्टूडेंट को भी बहुत सारे काम करने होते हैं और उसे भी कहीं ना कहीं अपने आप को शांत रखने की जरूरत होती है। तो आज का सेशन जो कि स्पेशली स्टूडेंट के लिए हमने प्लान किया है, उसमें हम एक बात करेंगे वेल बीइंग की। पहले आपसे जानना चाहेंगे कि व्हाट इज वेल बीइंग। देखिए, जब वेल बीइंग जो एक टर्म यूज होता है हमारे स्कूल सिस्टम जी में, जी उसका अर्थ होता है वेल बीइंग फ्रॉम ऑल पर्सपेक्टिव्स, फ्रॉम ऑल एंगल्स। चाहे वो मानसिक विकास की बात हो, चाहे वो शारीरिक विकास की बात हो, चाहे वो मेंटल वेलबींग हो, चाहे वो फिजिकल वेलबींग हो, चाहे वो इमोशनल वेलबींग हो, चाहे वो सोशल वेलबींग। एक बच्चे को पूर्ण रूप से विकसित करने के लिए या विकसित होने के लिए मानसिक रूप से भी तैयार होना पड़ता है, शारीरिक रूप से भी तैयार होना पड़ता है, संवेदनात्मक तरीके से भी तैयार होना पड़ता है और सामाजिक रूप से भी तैयार होना पड़ता है। तो बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट जो है वो काफी हद तक केंद्रित रहता है इन सभी बातों। जी। जी तो इस पॉइंट को अगर हम ध्यान रखें, वेलबींग अगर हम शब्द को केंद्रित करें, तो एक स्टूडेंट के लिए वेलबींग कुछ शायद ऐसा है कि वो अपने सभी कामों को, अपनी सभी जिम्मेदारियों को अपनी पढ़ाई के साथ साथ निभा पाए, समाज की जिम्मेदारियां, घर की जिम्मेदारियां। तो जब अगर हम कोविड टाइम की बात करें, तो इसमें कितना आपने चेंज देखा है जो कोविड से पहले के स्टूडेंट का बिहेवियर है और कोविड के बाद का स्टूडेंट का बिहेवियर है, जो करंट टाइम में हम देख रहे हैं। देखिए, परिवर्तन तो बहुत ज्यादा आया है क्योंकि एक सिस्टम हुआ करता था, विद्यार्थी शिक्षक से वार्तालाप, और अभिभावक भी मेंटली प्रिपेयर नहीं थे इन सब चीजों को फेस करने के लिए। और फिर अल्टीमेटली एक परिवर्तन आ गया कि विद्यार्थियों को घर पे रहना पड़ रहा है, घर से सारी चीजें करनी पड़ रही हैं। शिक्षकों पे भी खासा दबाव हो गया है कि उनको तैयार करना, ऑनलाइन में हर बच्चा अटेंड करे क्लासेस। बड़ा मुश्किल है, लेकिन इसके लिए तैयार रहना पड़ता है। ऐसी परिस्थितियां जब जब आती है तो हिंदुस्तान खड़ा होता है और उन परिस्थितियों को बड़े अच्छे से उनका मुकाबला करता है। तो बिल्कुल ये तो कहना पड़ेगा कि बहुत अच्छे से मुकाबला कर रहे हैं सारे विद्यार्थी। और रहा सवाल दृष्टिकोण का, दृष्टिकोण धीरे धीरे ही बनता है, एकदम से नहीं बनता। ये सारी चीजें एक्सपेक्टेड नहीं थी और एकदम से होने लगी। जी। तो एक स्टूडेंट इन सब चीजों को कैसे एक्सेप्ट करे, क्योंकि वो तो अभी मिडिल एज में ही है, वो भी इतना समझदार नहीं है कि सब चीजों को समझ ले, देखिए, और इतना यहाँ पर छोटा भी नहीं है कि चीजों को ना समझ पाए। बिल्कुल, यहाँ पे सबसे बड़ा जो रोल है वो पेरेंट्स का है। यदि पेरेंट्स चीजों को समझकर, जानकर कि कोविड के हालात इस प्रकार के हैं और एक एडजस्टमेंट की लाइन जो है वो खींचनी ही पड़ेगी हमें,
और खींची भी जा रही है अभिभावकों की ओर से। कब कब जी किस किस मौके पर कैसे बच्चे रिएक्ट करें सिचुएशंस में, मोबाइल का यूज किस प्रकार करें, लैपटॉप का यूज किस प्रकार करें, कितनी देर समय मोबाइल को दें, और एक संवाद जो है वो शिक्षकों से स्थापित हो पाए मोबाइल के जरिए, बातचीत के जरिए। ये सब चीजें यहाँ पर जो बीच में जो रोल आ गया है वो पेरेंट्स का आ गया है। पेरेंट्स को जो है ब्रिज का काम करना पड़ेगा यहाँ पर। पहले क्या हो रहा था, ऑफलाइन क्लासेस ब्रिज का काम टीचर कर रहा था। अब जी ये काम जो है वो अभिभावकों के पास आ गया है। उन्हें शिक्षकों और बच्चों के बीच में संवाद और एक गैप है उसको भरना पड़ेगा। यानी कि अब जो शिक्षक वाली भूमिका है वो बहुत हद तक पेरेंट्स की भूमिका है। उन्हें दोनों के बीच में एक रिलेशन बना के रखनी पड़ेगी कि जो एग्जैक्टली। और जब रोल तक ये है। नहीं होता है तब तक बहुत मुश्किलात आने वाले हैं और आ भी रहे होंगे ऐसे लोगों को। ये ब्रिज वाला काम बहुत जरूरी है। जी, अभी आपने एक शब्द यूज किया गैप, या जब भी ब्रिज की बात कर रहे हैं तो एक लर्निंग गैप डेवलप हो गया है। हालांकि कुछ स्टूडेंट जो जिन्होंने उस मतलब प्रोटोकॉल को फॉलो करने की कोशिश की है, ट्रेडिशनली पढ़ाई करने की कोशिश की है ऑनलाइन एनवायरनमेंट में भी, लेकिन कहीं ना कहीं उनका लर्निंग गैप आया है उनमें। तो उस गैप को कैसे कम किया जा सकता है? देखिए बहुत सारे माध्यम। सबसे पहले तो क्या है, यहाँ पर अध्यापकों को अपने तौर तरीके बदलने पड़ेंगे, पढ़ाने का तरीका बदलना पड़ेगा। और जी जैसा मैंने पहले कहा, अभिभावकों को भी अपना जो है वो तौर तरीके बदलने पड़ेंगे। अगर मैं शिक्षक की दृष्टि से देखूं, टीचर्स की दृष्टि से जी देखूं, तो सबसे पहले तो ये है कि उनको ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म्स इस समय अवेलेबल है उनका यूज जी अच्छे से करना आता है। यूट्यूब एक माध्यम हो सकता है क्लास पढ़ने का। ब्लॉगिंग टीचर्स कर सकते हैं, क्योंकि पहले क्या होता था कि स्टूडेंट्स टीचर्स के पास जाते थे और अपनी समस्याएं रखते थे, और फिर कई बार बच्चे नोट्स भी मांगते थे, उनको समझाना भी पड़ता था। तो अब ये समझाने वाला जो काम है वो सोशल मीडिया के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, ब्लॉगिंग के माध्यम से किया जा सकता है। हम अपना जो भी नॉलेज है उसको हम शेयर कर सकते हैं ब्लॉगिंग के जरिए, फेसबुक के जी जरिए। और यूट्यूब चैनल एक माध्यम हो सकता है। अगर अध्यापक अपना यूट्यूब चैनल चला रहे हैं तो उसमें अपने कुछ विषयों को सेलेक्ट करके, कुछ टॉपिक्स को सेलेक्ट करके जो टफ होते हैं उनकी वीडियोस को बना करके उसे अपलोड करें, और उसके लिंक्स जो हैं वो सारे स्टूडेंट्स को शेयर, जिससे कि स्टूडेंट्स उन सारे टॉपिक्स पर जितनी भी जानकारी हासिल करना चाहते हैं कर सके और बार बार उसको देख सके, जिससे उनका एक अच्छा रिवीजन हो जाए और एक तैयारी अच्छी हो जाए। ये करना जरूरी है। और अब पेरेंट्स को अगर ये सारी बातें नहीं पता होगी तो पेरेंट्स भी टीचर्स को अदर स्टूडेंट्स को गाइड कर पाएंगे। तो पेरेंट्स को भी इक्वली ये सब जी बातों का पता होना जरूरी है कि सोशल मीडिया क्या होता है और सोशल मीडिया का राइट तरीके से, राइट मैनर में कैसे यूज किया जाए, यूट्यूब का राइट मैनर में कैसे यूज किया जाए, और कैसे ये ब्लॉग वगैरह जो टीचर्स ने एस्टैब्लिश किए हैं उनको बच्चों के समक्ष लाया जाए, पढ़ाया जाए। जी ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि होता क्या है ये मीडिया में, अगर हम चाहे यूट्यूब की बात कर लें या किसी भी प्लेटफॉर्म की बात कर लें, उसमें अनएथिकल प्रैक्टिसेस भी मौजूद हैं। बहुत सारी ऐसा वीडियो मौजूद है जो फेक है। और कई बार हम यूट्यूब पे या कहीं और किसी पोर्टल पे रहते हैं तो सर्च कुछ करते हैं और सर्च कुछ और हो जाता है। तो जी यहाँ पे बहुत बड़ी भूमिका जो है वो पेरेंट्स की है। उनको एक पैनी निगरानी रखनी पड़ेगी और अपने गाइडेंस में बच्चों को इन सब चीज़ों को यूज करना सिखाना पड़ेगा। और टीचर्स की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि टीचर्स भी जो है वो टाइम टू टाइम इन चीज़ों का फीडबैक लेते रहे। केवल क्लास लेने से काम चलने वाला नहीं। जी। तो कहीं ना कहीं इसमें पेरेंट्स और टीचर्स की भूमिका और ज्यादा बढ़ जाती है, उनका रोल और ज्यादा बढ़ जाता है। स्टूडेंट इस लर्निंग गैप को कम करने के लिए अपना शेड्यूलिंग क्या रखें, किस तरह का उनका टाइम टेबल, या आप कह सकते हैं कि आप किस तरह से उनका माइंडसेट होना चाहिए? देखिए सबसे पहली चीज तो ये है कि जो टाइम टेबल के लिए होता है, अब क्योंकि घर में ही स्कूल बन गया है एक तरीके से, तो अब जो जी टाइम टेबल बनेगा वो टाइम टेबल घर का और स्कूल का मिलाकर के बनेगा। तो कहने का मतलब बिल्कुल। ये है कि
बच्चे के पास अब टाइम टेबल ये नहीं होगा कि 9 बजे से 10 बजे तक की एक क्लास है, 11 से 12 की इस सब्जेक्ट की क्लास है, 1 से 2 की इसकी है, इस टाइम लंच। जी बल्कि अब बच्चे का जो टाइम टेबल होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा कि वो कितने बजे सो के उठे, उसके बाद योगा कब करे। हालांकि ये बातें पहले भी जोड़ दी जाती थी, लेकिन अब तो ये बिल्कुल निश्चित रूप से काम करेगा। कितने बजे उठना है, और उठने के बाद अगर एक्सरसाइज करनी है, मॉर्निंग वॉक करनी है तो वो करनी है, फिर उसके पश्चात पूजा पाठ अगर है तो वो करना है। ये सब पूरा एक टाइम टेबल बनेगा, और इस टाइम टेबल को बच्चा नहीं बना पाएगा अकेले। इसके लिए बच्चे को मदद की जरूरत है, पेरेंट्स की भी और साथ साथ टीचर्स की भी। टीचर्स जी जो सब्जेक्टिव पार्ट है उसको बता सकते हैं कि भाई ये मेरा सब्जेक्ट है, इसमें इतना कम से कम समय दो। कोई बच्चा मिसाल के तौर पे मैथमेटिक्स में बहुत वीक है, पढ़ने में बहुत स्लो है, वैसे वीक वर्ड यूज नहीं करना चाहिए, स्लो है लर्निंग में, जी मैथ्स की लर्निंग में, तो उसको कितना टाइम देना होगा, मैथमेटिक्स को कितना टाइम देना होगा, अंग्रेजी को कितना टाइम देना होगा, हिंदी को। इस प्रकार से ये वाली काउंसलिंग जो है, ये वाली बात जो है वो टीचर्स के ऊपर है। लेकिन अल्टीमेटली निगरानी तो पेरेंट्स को रखनी है ना। तो अब पेरेंट्स को देखना पड़ेगा कि कब से शुरुआत हो और कितना समय कहाँ पर जाए। एक स्टूडेंट को जितने उसके सामने डिस्ट्रैक्शंस हैं, एक वर्ड में यूज कर रही हूँ यहाँ पे डिस्ट्रैक्शन, क्योंकि जब हमारे पास ये टेक्निकल गैजेट्स होते हैं तो हम अपने मेन कामों से हटके थोड़ा सा इधर उधर वैसे भी हो जाते हैं, लेकिन एक स्टूडेंट ऐसा है जो चाह के भी इन चीजों से नहीं बच पाता, तो इस डिस्ट्रैक्शन से वो किस तरह से बच सकता है? देखिए, डिस्ट्रैक्शंस बहुत सारे होते हैं, और कुछ डिस्ट्रैक्शंस एक्सटर्नल होते हैं, कुछ इंटरनल होते हैं। कुछ जी डिस्ट्रैक्शंस ऐसे होते हैं जो बच्चे के माइंड में चल रहे होते हैं। मिसाल के बिल्कुल तौर पे अगर किसी छात्र को, किसी स्टूडेंट को मैथमेटिक्स से डर लगता है, तो वो अंदर ही अंदर जो है वो उसका एक डिस्ट्रैक्शन बन जाता है, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट एक डिस्ट्रैक्शन बन जाता है। तो पॉइंट इज, जो इंटरनल डिस्ट्रैक्शंस है वो ज्यादा खतरनाक है। मैं आपको बताऊं, अंदर वाले डिस्ट्रैक्शन ज्यादा खतरनाक है। और यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है बिहेवियर डिफरेंट सिचुएशंस में क्या हो रहा है। आई मीन, कोई बच्चा है, पढ़ने बैठता है, तो हम उसको बारीकी से देखें कि वो पढ़ने जब बैठ रहा है तो उसका एटीट्यूड क्या है, वो बिहेवियर क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है पढ़ने में। उससे ये पता लगता है उसके मन में क्या चल रहा है, अंदर क्या चल रहा है। अंदर के डिस्ट्रैक्शन से उसका अंदाजा लगना शुरू होता है। बच्चे का मन जी लग रहा है, बच्चा क्यों नहीं पढ़ पा रहा है, या उसको डर है, या हो सकता है वो स्वेटिंग कर रहा है, पसीना आ रहा है उसे जाड़ों के दिनों में, प्रेशर ले रहा है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले रहा है। ये सब चीजें उसके व्यवहार में दिखाई देती है, और व्यवहार जी में हम उसको नोटिस करें, और नोटिस करने के बाद फिर उसका हम साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट करें, काउंसलिंग करें, बिल्कुल मेंटरिंग करें। जहां तक सवाल एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शंस का है, देखिए एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शंस तो हमने बनाए हुए हैं। मेरा कहने का अर्थ ये है, बच्चे ने बनाए हैं, लेकिन उस पर कंट्रोल किसका करना हो, कौन कंट्रोल करेगा, या तो टीचर्स करेंगे या पेरेंट्स करेंगे। तो वो कंट्रोल जी भी एकदम नहीं किया सकता, क्योंकि अगर कोई बुरी आदत होती है तो उसको एकदम से खत्म नहीं कर सकते। किसी की अगर कोई बुरी आदत है तो आप उसको जी एकदम से तो खत्म नहीं कर सकते, उसको डिग्री में खत्म किया जाए, धीरे धीरे तो उसको खत्म कर सकते हैं। यानी कि एक बच्चा जो बिल्कुल भी नहीं पढ़ता, उससे आप एक कल से भैया 5 घंटे पढ़ना है, नहीं पढ़ पाएगा। लेकिन अगर उससे कहेंगे आधे घंटे पढ़ना है या 1 घंटे पढ़ना है, तो वो जी निश्चित तौर पे मैं समझता हूँ कि समय निकाल पाएगा, पढ़ पाएगा, और धीरे धीरे फिर जब वो आदत बनेगी उसमें रुचि लेगा। यहाँ इम्पोर्टेंट बात यह है कि बच्चे के लेवल के अकॉर्डिंग कार्रवाई होना, लेवल के अकॉर्डिंग जो लेवल उसका बना हुआ है उसके अकॉर्डिंग उसको ट्रीट करना, चाहे वो शिक्षक की ओर से हो या अभिभावक की ओर से, तब ओके जाकर चीजें कमांड में है। जी। एक बहुत जो चीज मैंने मैंने नोटिस की है, एज ए टीचर नोटिस की है, बहुत से स्टूडेंट से इंटरेक्शन होता है तो एक कॉमन चीज एक निकल के ये आई है कि स्टूडेंट्स आर टेकिंग एवरीथिंग एज ग्रांटेड। यहाँ तक कि उन्हें एग्जाम का भी कोई फेयर नहीं रह गया है, वो सोचते हैं हम तो पास हो ही जाएंगे बिकॉज द थिंग्स आर हैपनिंग इन दिस वे। उस मेंटालिटी को कैसे खत्म किया जाए, या कैसे एक स्टूडेंट को मोटिवेट किया जाए कि वो अपने आप के भविष्य को खुद देखे और इस चीज को सीरियसली ले?
अपना स्कोप सही से नहीं बता पाते, तब तक उसमें मोटिवेशन नहीं आए। कहने का अर्थ ये है कि अगर मैं ये बता दूं कि आप अगर ये काम करोगे तो आपको इस प्रकार से फायदा होने वाला है, कहना बड़ा आसान है, लेकिन उसको समझाना कि इससे फायदे क्या होने वाले हैं, किस प्रकार से जीवन बदलने वाला है, कहने का अर्थ ये सपने देखना, दिखाना और सपने कैसे देखे जाए ये समझाना। जब छात्रों को हम ये समझा देते हैं कि सपने देखने से ये मुकाम मिलने वाला है, ये फायदा होने वाला है, ऐसा होने वाला है, कहीं ना कहीं एक अंदर से मोटिवेशन मिलता है। तो इसमें अब ये भी एक बात ये भी हो सकती है कि केसेस अलग अलग हो सकते हैं। एक बच्चा है, वो पढ़ने में रुचि इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि उसके कुछ समझ में नहीं आ रहा जी। बात समझे, जब उसके समझ में नहीं आ रहा तो वो रुचि कहां से लेगा? और आप कहते हैं उसके अंदर लैक ऑफ मोटिवेशन है। उसके लैक ऑफ मोटिवेशन का रीजन क्या है, ये तो फाइंड आउट कीजिए ना। अगर उसके लैक ऑफ मोटिवेशन का रीजन ये है कि उसके कुछ समझ में नहीं आ रहा, और समझ में क्यों नहीं आ रहा? समझ में इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि जो टीचर के पढ़ाने का तरीका वो सही नहीं है, इसलिए समझ में नहीं आ रहा। उसे किताब की जो लैंग्वेज है वो समझ में नहीं आ रही। मैं इसका उदाहरण देता हूँ बहुत अच्छा जी। ज्यादातर टीचर क्या करते हैं, जब कक्षा में पढ़ाते हैं वो कहते हैं ये फला साहब की किताबें पढ़ लीजिए, आप भी करती हो ऐसा कि इस राइटर को पढ़ लीजिए आप। जी। मुझे एक बात तो बताइए, उस राइटर का जो मेंटल फ्रीक्वेंसीज है, क्या वो हर छात्र की मेंटल फ्रीक्वेंसीज को मैच कर पाएंगी? बिल्कुल नहीं। मेरी किताब हर बच्चे के समझ में आएगी, दैट्स अ मल्टी डॉलर क्वेश्चन। मेरे माइंड की जो फ्रीक्वेंसी है, जो मेरा इंटेलेक्ट लेवल है, वो क्या हर बच्चे को सूट करेगा? डिफर करेगा सर। हमारा किताब को हम कहते हैं बच्चा कमजोर है पढ़ने में, लैक ऑफ मोटिवेशन। अरे भाई कारण ये है कि उसको उस प्रकार की चीज नहीं मिल रही जो मिलनी चाहिए। ये मेन बात है ना जी। और ये जब मिल जाती है उसको, अच्छा समझ लग जाता है। दूसरा ये कारण हो सकता है कि बच्चा इमोशनली वीक हो। भाई इमोशंस की वजह से भी तो इंटेलेक्ट निकलता है। बिल्कुल। अगर आप स्ट्रेस में होगे तो दिमाग काम करेगा क्या? नहीं करेगा। तो क्या पता वो इमोशनली वीक है, इमोशनली वेलबींग उसकी नहीं है, इमोशनली फिट नहीं है, और हम उससे कह रहे हैं वो इंटेलेक्चुअली फिट नहीं है। हो सकता है उसके मेरे पेट में दर्द हो जाएगा तो मेरा दिमाग चलेगा क्या? बिल्कुल नहीं। तो हो सकता है मेरे पेट में दर्द हो। अब दर्द तो पेट में है, इलाज हम कुछ और कर रहे हैं। जी। ये देखना पड़ेगा कि प्रॉब्लम क्या है। देखिए प्रॉब्लम के अंदर प्रॉब्लम, जब उसको हम ट्रेस आउट कर लेते हैं उस प्रॉब्लम को, तब उस हिसाब से ट्रीटमेंट दिया जाता है। यहाँ तो कुछ ऐसा हो रहा है कि हम डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर भी माशाल्लाह इस प्रकार का है कि उसने कहा भाई क्या हुआ? बोले पेट में दर्द हो रहा है सर। उसने कहा पेट में दर्द इसलिए हो रहा होगा क्योंकि माइंड सही से काम नहीं कर रहा है, तो उन्होंने माइंड की टेबलेट दे दी। ठीक है, बात हुई भाई, डायग्नोस करना पड़ेगा पहले, उसके बाद ही हो सकता है। बच्चा इमोशनली वीक हो सकता है, बच्चा इंटेलेक्चुअली, उसका माइंड का प्रॉब्लम हो सकता है, उसका फिजिकल प्रॉब्लम हो सकता है, उसकी सोसाइटी का भी प्रॉब्लम हो सकता है। इवन बिल्कुल हो सकता है जो उसके साथ की जो मित्र मंडली है वो सारा काम खराब कर रही है। ये भी कारण हो सकता है। तो इन सारे रीजंस को फाइंड करना। स्कैन करें पहले स्कैन, इसलिए मैंने कहा व्यवहार को चेक करें। जी। बच्चा अपने व्यवहार को कैसे शो कर रहा है अलग अलग सिचुएशंस में, उससे आपको अंदाजा लगने वाला है कि कौन सी वाली मेडिसिन की जरूरत पड़ेगी। ओके। आजकल जो है जैसे मैं देख भी रही हूँ कि हमारे साथ 10th और 12th के स्टूडेंट शायद जुड़ रहे हैं हमारे साथ काफी, और एक जेन्युइन क्वेश्चन भी पूछूंगी। नेट बॉक्स में बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो जी ग्लोबल स्कूल से अभी ज्वाइन किए हैं, ग्लोबल इंटरनेशनल स्कूल रामपुर से बहुत सारे स्टूडेंट जी। ज्वाइन किए हैं और पीलीभीत
के भी स्टूडेंट्स मुझे यहाँ नजर आ रहे हैं। जी। जी। तो इन सब की तरफ से मैं एक क्वेश्चन ये पूछना चाहूंगी कि स्पेशली 10th और 12th की टर्म 2 के एग्जामिनेशन अब होने वाले हैं अगले 2 महीनों में। तो कहीं ना कहीं उनके लिए आप प्रिपरेशन टिप्स क्या देंगे कि कैसे वो अपने आप को री एनर्जाइज करें अपने एग्जामिनेशन के लिए? देखिए, सबसे पहली चीज जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि अपनी फिजिकल वेलबींग का बहुत ध्यान रखें। ये जी। सबसे पहली चीज है जो मैं कहना चाहता हूँ, क्योंकि आज का टाइम जो है उसके हिसाब से बात कर रहे हैं, जिस प्रकार की परिस्थितियों को हम अभी फेस कर रहे हैं, कोरोना काल, फिजिकल वेलबींग बहुत जरूरी है। एक तो बच्चे जो है प्रतिदिन अगर कर सकते हैं, वैसे करना चाहिए, इसका कोई धर्म से कोई ताल्लुक नहीं है, मेडिटेशन करें, जरूर करें। मेडिटेशन के बहुत सारे फायदे हैं। तो मेडिटेशन से आपका माइंड जो है वो शार्पनेस की तरफ को जाता है, माइंड डेवलप, वो जरूर करें, उसका धर्म से कोई ताल्लुक नहीं। दूसरा, एक्सरसाइज, मॉर्निंग वॉक को जरूरी बाहर निकल के की जाए, घर के अंदर भी टहला जा सकता है, अगर स्पेस है आपके पास छत पे टहल लीजिए, तो वो वॉकिंग भी करें। मतलब फिजिकली अपने को ठीक रखें, जो खा रहे हैं वो देख लें क्या खा रहे हैं, किस वक्त खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं, सब चेक कर लें, ध्यान रखें, क्योंकि पहले अपने को फिजिकली ठीक रखना। अब उसके बाद बात आती है अपने को इमोशनली ठीक रखना। अब जब जी। इमोशनली ठीक करने की बात आती है तो यहाँ पर बच्चे के सामने प्रॉब्लम्स कई सारी आती है। कंसंट्रेशन नहीं बन रहा, जी। ध्यान नहीं लग रहा, मजा नहीं आ रहा, मन नहीं लग रहा, ये वाली समस्याएं आती हैं। तो इसके लिए क्या करें? वैरायटी ऑफ वेज इस्तेमाल करें। उदाहरण के लिए, मैं किसी टॉपिक को पुस्तक से पढ़ता हूँ, मेरे समझ में नहीं आता, मन तो लगेगा जी। नहीं, जब समझ में नहीं आ रहा तो मन क्या लगेगा जब समझ में नहीं आएगा, उसकी लैंग्वेज ही समझ में नहीं आती है। तो मेरे पास और भी माध्यम है उस विषय, उस टॉपिक को समझने के। मैं यूट्यूब चैनल पे, मैं यूट्यूब पे वीडियो सर्च करके, डिफरेंट वेबसाइट्स मौजूद है, वहां पर भी कंटेंट मिल जाता है। एक टॉपिक पे अगर आपको डेफिनेशन फाइंड आउट करनी है तो हजारों तरीके की डेफिनेशन निकल के आ जाएंगी अगर सर्च किया जाए तो। बिल्कुल। अब मुझे जो समझ, जो जो मुझे वीडियो अच्छे से समझा पा रही है, मैं उसको अडॉप्ट कर लूं, बिल्कुल सही बात है। कोई समस्या नहीं है। यहाँ पर बच्चे को ये समझना, आज बच्चे के हाथ में बहुत सारे वेपन्स हैं। जब बच्चा टीचर जाता था उसके पास लिमिटेड टीचर्स होते थे, आज टीचर से टीचर्स है। बिल्कुल। आज का कभी है टीचर्स की, वो वहां जाकर तो यूट्यूब नहीं चलाता था ना, आज चला सकता है। हाँ, ये अलग बात है कि इसकी कोई नुकसान नहीं है, वो अलग बात है, बच्चा मोबाइल लेके कुछ और भी कर सकता है, बट उसके पास ऑप्शन है। तो इमोशनली वो अपने को कैसे स्ट्रॉन्ग करें, राइट एटीट्यूड के साथ चले, एक तो ये बात है। तीसरी चीज, इंटेलेक्चुअली किसी भी चीज को समझना और समझ के उसको वैरायटी ऑफ वेज में प्रैक्टिस करना। भाई, कोई बच्चा है जिसको पढ़ने से ज्यादा समझ में आता है, किसी बच्चे को लिखने से ज्यादा समझ में आता है, लिखने से उसको जल्दी याद आता है, किसी को सुनने से जल्दी याद हो जाता है। LSR किसी के लिए लिसनिंग नंबर 1 है, किसी के लिए रीडिंग नंबर 1 है, किसी के लिए राइटिंग नंबर 1 है, किसी के लिए स्पीकिंग नंबर 1 है। ये चेक करना पड़ेगा। जहां पर बच्चे को लगता है, अगर बच्चे को लगता है मुझे सुन करके अच्छा समझ में आ जाता है, सुन लीजिए, ऑप्शन है आप पे। लिख के अच्छा समझ में आता है, लिख लीजिए पढ़ के। बोल के अच्छा समझ में आता है, पढ़ के बोल लीजिए, सुनाए। ये सारे तरीके जो है वो अपनाने पड़ेंगे बच्चों को, तब वो अच्छे से कर पाएंगे। आपका आप म्यूट है, आप म्यूटेड हैं वर्षा जी, आप म्यूटेड हैं जी। सॉरी। मुझे लगता है काफी सारे टिप्स आपने बच्चों के लिए दिए हैं और ये उनके लिए हेल्पफुल भी रहेंगे। कुछ बच्चों ने भी क्वेश्चन पूछे हैं स्पेसिफिकली कि मैं इस सेशन में आपसे डिस्कस करूं।
तो वो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि क्लास 12 से एक स्टूडेंट ने पूछा है कि हाउ टू स्टे मोटिवेटेड फॉर स्टडी ऑल द टाइम। स्नेहा देखिए पहली वर्मा बात पूछ तो रही इसमें हैं। पूरा जी, टाइम पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। मैं जी, इस स्टार्ट करता हूँ, पूरा टाइम पढ़ने की जरूरत नहीं है। देखिए जी, पढ़ना कैसे चाहिए, मैं ये मानता हूँ स्टूडेंट्स को किताबों से ज्यादा बगैर किताब के पढ़ना चाहिए। अब ये कैसी पढ़ाई हुई बगैर किताब के पढ़ने वाली? मैंने जी, कोई चीज पुस्तक में पढ़ी और फिर उसको मैं खाली वक्त में, या मान लीजिए मैं बस में ट्रेवल कर रहा हूँ, या मान लीजिए कार में हूँ, या मान लीजिए ट्रेन में हूँ, या खाली बैठा हूँ, मान लीजिए मन मिला रहा हूँ हुँ, इस किताब में, उस फला चैप्टर में इस प्रकार से ऐसे शुरुआत हुई है, ऐसे एंड हुआ है, ऐसे राइटर ने डिफाइन किया है, ऐसे उसको प्रेजेंट किया है, ये एग्जांपल्स है, मन में लाना। एक तो ये सब मोटिवेटेड जी, कैसे रख सकते हैं, देखो सिंपल तरीका है। मैं तरीके तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैं कुछ तरीके दिखा रहा हूँ। एक तो क्या है, जी, मैंने पहले ही कहा कि जब तक आप अपनी पढ़ाई लिखाई को अपनी से नहीं जोड़ते, आप मोटिवेटेड नहीं कर सकते। अगर मुझे 10 साल बाद क्या करना है, ये चीज बार बार मेरे मन में आए कि मुझे पढ़ाई इसलिए करनी है क्योंकि 10 साल बाद मेरा ये ऑब्जेक्टिव है, इसको मुझे अचीव करना है, ये मेरा एम्बिशन है, इसको जी, अचीव करना है। ये बात, ये थॉट बार बार माइंड में अगर आता है, ये आपको पुश करेगा, मोटिवेट करेगा मेहनत करने के लिए। बार बार आप लगे रहेंगे पढ़ने के लिए। और मैंने जैसे कहा कि पढ़ना केवल किताबों से नहीं, जी, किताबों से आपने रीडिंग कर ली, लेकिन री रीडिंग जो है वो बहुत अच्छी रहती है किताबों के जी, बगैर। एक और यहाँ पर मुख्य बात है, मोटिवेटेड रहने के लिए मैटर, कंटेंट का सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये मैं पहले भी बोला हूँ कि किस प्रकार जी, की कंटेंट आप यूज कर रहे हो। जो कंटेंट है आपका, वो ऐसा होना चाहिए जो टेस्ट का हो, लगे कि हाँ इसको समझ में आ रहा है, इससे समझ बना पा रहा हूँ, इससे अच्छा मेरा हुँ, अभ्यास हो पा रहा है, अच्छी बातें मैं कर पा रहा हूँ, ये सारी चीजें। उसका इंटरेस्ट होना चाहिए, इंटरेस्ट आना बहुत जरूरी है। इंटरेस्ट अगर नहीं आएगा ना तो गड़बड़ होगी। तो मेन चीज़ ये है कि जो भी आप कंटेंट पढ़ें, उसमें आप इंटरेस्ट से पढ़ें और उसको कहीं न कहीं अपने ऑब्जेक्ट से जोड़ के देखें कि इसका आगे उन्हें क्या फ़ायदा होने वाला है। उनका ऑब्जेक्टिव भी माइंड में होना चाहिए। सर एक क्लास 10th के स्टूडेंट के क्वेश्चन है कि जो अपने एग्जामिनेशन और कमिंग मंथ्स के कारण तो चिंता में हैं ही, आगे के लिए उन्हें क्लास 11th में क्या उसके लिए पूछना चाह रहे हैं कि क्या बेस होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम को चूज करने के लिए या किसी भी करियर लाइन को चूज करने के लिए। पहली बात तो अब स्ट्रीम का कोई चक्कर रहने वाला नहीं है, आपको भी पता है। जी, स्ट्रीम का कोई मैटर रहने वाला नहीं है बिकॉज ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी। जी, लेकिन फिर भी मैं बताता हूँ कि सब्जेक्ट के सिलेक्शन की बात कर सकते हैं, स्ट्रीम तो नहीं कहते, सब्जेक्ट सिलेक्शन बिल्कुल। की बात। सब्जेक्ट सिलेक्शन, यस। सब्जेक्ट सिलेक्शन जो है वो सबसे पहले तो बच्चे को अपना इंटरेस्ट देखना पड़ेगा। हुँ, देखिए आप इंटरेस्ट के हिसाब से सब्जेक्ट्स को चूज करें। जी, यदि आप अपने इंटरेस्ट को फिगर आउट नहीं कर पा रहे, हो जाता है कुछ बच्चों के साथ तो फिगर आउट नहीं कर पाते, उनको पता नहीं लगता उनका इंटरेस्ट लेवल किधर है, हुँ, देखो जी, नहीं पहचान पाते, कोई बात नहीं नहीं। पहचान पाते। ऐसे में उनके वेल विशर्स, उनके फैमिली मेंबर्स, उनके टीचर्स उनको बहुत अच्छा बता सकते हैं, क्योंकि जो बाहर लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं ना, उनको पता है कि आपको क्या पसंद है और क्या नहीं पसंद है। तो जी, एक बड़े डायरेक्शन में होते हैं ये बताने के लिए कि आप किस एरिया में ज्यादा अच्छा कर सकते हैं। मान लीजिए कोई बिल्कुल, बच्चा है जो इन्वेंशंस की बात करता है, साइंस की बात करता है, उसको मजा आता है साइंस की बातें करने में, साइंस के बारे में पढ़ने में मजा आता है, तो समझ में आ गया कि भाई उसकी साइंस में रुचि है, उसको साइंस लेना चाहिए। जी, इससे फर्क नहीं पड़ता उसके नंबर क्या आ रहे हैं, उसका नंबर हो सकता है, उसके नंबर कक्षा नंबर 10 ना में आ कम रहे आ हैं। गए, हो जी, सकता है। कम मार्क्स आने का कारण तो कुछ भी हो सकता है ना, लेकिन उसको रुचि बिल्कुल, को पहचान लेना है। रुचि इसने पहचान लिया कि यहाँ पे उसका इंटरेस्ट लेवल है, उस चीज को पकड़ के वो चलेगा, निश्चित
तौर पे हम्म, वो आगे अच्छा कर जी। एक क्वेश्चन अभी अभी मेरे पास आया है, अभी जब हमारी चर्चा चल रही है तभी एक क्वेश्चन मेरे पास आया है स्टूडेंट का कि हमारे स्कूल तो खुलने वाले हैं और हम चाह भी रहे थे बहुत कि हमारे स्कूल खुले, लेकिन अभी हमारा जाने का मन नहीं है। इस पॉइंट पे आप क्या कहना चाहेंगे? जाने का मन नहीं है, लेकिन कई सारी जी, चीजें ऐसी होती क्योंकि है जिनका हमारा मन नहीं होता, लेकिन मन क्यों नहीं है इसका पता लगाना पड़ेगा ना। मन बिल्कुल। क्यों नहीं है, कारण क्या है? वो कारण ये भी हो सकता है कि शायद खेलना कूदना ज्यादा हो गया हो, हम्म, इस वजह से जाने का मन नहीं है। ये बिल्कुल। यहाँ पर ये मैंने कहा था ना, यहाँ पर पेरेंट्स का रोल है, काउंसलिंग हम्म, का बहुत बड़ा रोल है। जी, काउंसलिंग करना कि भाई बच्चा जाके स्कूल जाए, स्कूल जाके क्या फायदा होगा, उसके नुकसान का रियलाइजेशन कराना, उसका कितना नुकसान हुआ है। जी, फायदा हुआ है वो तो जो फायदा हुआ है वो हुआ, लेकिन नुकसान का भी रियलाइजेशन कराना, वो रियलाइजेशन जब तक नहीं होगा ना कुछ नहीं होने वाला। यहाँ पर मुख्य बात ये है कि पेरेंट्स को थोड़ा सा इनिशिएटिव करना पड़ेगा, और कई चीजें हम बिल्कुल। शुरुआत में फोर्सफुली करते हैं, ठीक है, हम्म, फोर्सफुली करते हैं, लेकिन बाद में वो हमारी आदत का हिस्सा हो जाती है। तो कहीं ना कहीं हमें उसका रियलाइजेशन लग जाता है कि ये फोर्सफुली जो हुआ वो बहुत अच्छा हुआ। आप भी, मैं समझता हूँ, ऐसे टीचर्स को बहुत याद करते होंगे जो डंडा घुमाते थे। मैं भी ऐसे जी, टीचर्स को, बिल्कुल, बिल्कुल। तो आज की डेट में शायद जी, उस फोर्स ने ही हमें हमारे अंदर परिवर्तन लाया। तो ये सारी चीजें करनी पड़ती है। अब वो किस प्रकार से करना है वो एक अलग बात है। एक क्वेश्चन और है यहाँ पर एक स्टूडेंट का, या आप डाउट कह सकते हैं एक जेन्युइन तौर पे भी कि जैसे कुछ बच्चे कहते हैं कि हम घर में बैठ के पढ़ लेंगे, हम स्कूल नहीं जाएंगे, तो उनको कितना ड्रॉबैक होगा या कितना फायदा होगा, या किस तरह से उनका ये बैलेंस होगा कि स्कूल ना जाके और फिर पढ़ें? क्या घर में रह के वो वाकई उतने शेड्यूलिंग में पढ़ पाते हैं? डिपेंड करता है, एनवायरनमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने काफी कुछ अच्छा कर दिया है, बहुत सारे फैदर्स ऐड कर लिए अपनी पर्सनैलिटी में, घर में रहते हम्म, हैं बहुत कुछ किया जी, है, और नई नई क्रिएटिव चीजें भी की है, काफी कुछ नयापन अपने अंदर लाए हैं, अपने पर्सनैलिटी के अंदर चेंजेस लाए हैं। तो अगर नेगेटिव हुआ है तो पॉजिटिव भी बहुत सारा हुआ है, ऐसा नहीं है। मगर डिपेंड ये उसी पे करता है कि कल्चर कैसा है, घर का कल्चर कैसा है, सराउंडिंग का कल्चर कैसा है, जी, अवेयरनेस कितनी है, पेरेंट्स की अवेयरनेस कितनी है, बच्चे की खुद की, हम्म, इस पर काफी कुछ केंद्रित है। लेकिन फिर भी ये कहना पड़ेगा कि स्कूल तो स्कूल ही है, स्कूल के अपने अलग एडवांटेजेस हैं, बिल्कुल। और इस प्रकार का एनवायरनमेंट बनाया है कि एक एडिशनल एडवांटेज बन जाएगा बच्चे के लिए, क्योंकि अल्टीमेटली तो स्कूल से लौट के कहाँ आएगा बच्चा, घर में घर ही पे ही आएगा, आएगा। तो वो जो बिल्कुल। एनवायरनमेंट उसने बनाया है वो तो कहीं जी, जाने वाला ही नहीं है। स्कूल जाके क्या है, एक चीज और ऐड हो जाएगी, जो स्कूल का नुकसान होता हो रहा था उसकी भरपाई अच्छे से कर ली कुछ बच्चों ने, तो उसका बिल्कुल। एडवांटेज भी ले लेंगे बात। जी, और जो जिन बच्चों का नुकसान उनके लिए तो अच्छी बात है ही है, वो तो जाएंगे। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि आज के सेशन में हमने बहुत से क्वेश्चन आंसर कर लिए हैं, यहाँ पर बहुत सी चर्चा की है कि मुझे लगता है कि यहाँ जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जो हमें सुन रहे हैं, काफ़ी कुछ टिप्स उन्हें मिले होंगे, काफ़ी उनके डाउट्स क्लियर हुए होंगे। तो मैं ये रिक्वेस्ट करूँगी कि जो लोग अभी हमारे साथ जुड़े हैं, वो एक बार फिर हमें बताएँ कि कहाँ से जुड़ रहे हैं, जिन्होंने नहीं किया है या जो रिसेंटली एडेड हुए हैं। और सर, आपके इन वर्ड्स के लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद कहूँगी सभी स्टूडेंट्स की तरफ से भी, कि आपने अपना इतना समय हमें दिया और उनके जो बहुत छोटे-छोटे, बहुत कॉमन से जो डाउट्स होते हैं, उनको आपने सॉल्व करने की कोशिश की है। मुझे लगता है कि ये सेशन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो हमें सुन रहे हैं और जो हमें बाद में भी देखेंगे, मैं चाहूँगी कि काफ़ी से ज़्यादा लोग इसको देखें और सुनें, और उन तक आप ये बातें पहुँचे और वो एनर्जाइज़ हों, अपने को फ़ील करें आगे की तैयारी के लिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं सर आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद कहूँगी, और जल्दी ही हम एक और अगले सेशन में मिलेंगे जिसमें हम कुछ और स्टूडेंट से रिलेटेड
बातों पे चर्चा करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी को एक बार फिर से बसंतोत्सव की बधाई देती हूँ। और सर बहुत-बहुत शुक्रिया आपका, बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने हम सबके लिए इतना समय निकाला। उम्मीद करता हूँ कि इस थैंक यू सेशन सर। आपको यूजफुल रहा होगा और दोबारा मुलाकात होगी किसी विषय पर, जैसा मोशा जी आपने कहा है, और जी, एक चर्चा में हम लाएंगे। Thank you. बिल्कुल सर। तो थैंक यू व्यूअर्स।